तो देखिए हम लोग मास और वेट में थोड़ा डिफरेंस जानते हैं क्या होता है ना, मास क्या होता है और वेट क्या होता है। बहुत सारे को कंफ्यूजन होता है कि मास और वेट एक ही होता है, लेकिन फिजिक्स में मास और वेट अलग अलग चीज है। देखिए क्या होता है मास और वेट। मास होता है द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड मास। किसी बॉडी में जो क्वांटिटी है मैटर का, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मास। ठीक है, जो मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर में कितना क्वांटिटी है, ठीक है, ये मैटर का, उसको हम बोलेंगे मास होगा इसका। ठीक है, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें कहीं भी डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द प्लेसेस। ये हर जगह दुनिया में कहीं भी इसको ले जाइए, अर्थ पे, मून पे, है ना, किसी भी वेनस पे, ये हर जगह सब इक्वल रहेगा ना, ये मास हर जगह इक्वल होता है। फोर्थ में इट इज मेजर इन केजी, ये केजी में मेजर किया जाता है। ठीक है, और ग्राम में भी होता है मेजर, है ना। अब उसकी बात बोले तो वेट की हम बात करें तो वेट जो है, weight of a body on earth is equal to the force by which earth attract it towards it, है ना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ पे वेट होगा ये किसी बॉडी का, ये बराबर होगा mg के। जिस फोर्स से बॉडी खींचेगा अपनी तरफ, जिस फोर्स से अर्थ खींचेगा बॉडी को अपनी तरफ, वो इसका वेट हो जाएगा। ठीक है, बॉडी का। जैसे ये इसको जिस फोर्स से खींच रहा है अर्थ अपनी तरफ, ये इसका वेट हो जाएगा। इसको हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन है नीचे की ओर। ठीक है, वेट, तो ये हो गया आपको वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद ये इट वेराइज अकॉर्डिंग टू प्लेसेस, इट वेरीज मतलब ये जगह जगह पे चेंज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मून पे जाइएगा तो मून पे अलग वेट होगा, ठीक है, अर्थ पे अलग वेट होगा, मार्स पे अलग वेट होगा, सन पे अलग वेट होगा किसी बॉडी का, है ना। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग वेट शो करता है ना। तो वेट जी पे डिपेंड करता है एक्चुअली। ठीक है, मास तो कांस्टेंट रहेगा, जी यहाँ पे देखिए वेरिएबल होता है। और जी आपको पता है अर्थ का जी अलग होता है। ठीक है, अर्थ के लिए जी अलग हम निकाले थे, फिर मून के लिए अलग जी निकाले थे। इसी टाइप से अलग अलग बॉडी का अलग अलग होता है जी, है ना। तो इसीलिए अलग अलग बॉडी का अलग अलग वेट होता है। ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि बॉडी जो अलग अलग होगा उसका वेट अलग अलग होगा। ठीक है, आगे उसके बाद है इट इज मेजर इन न्यूटन। तो हम वेट को जो नापेंगे, वेट एक्चुअली है क्या, फोर्स है, और फोर्स को न्यूटन में मेजरमेंट किया जाता है ना। इसीलिए जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं वेट जो है न्यूटन में मेजरमेंट करा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन दोनों में मेन डिफरेंस होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और ठीक है, क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो है उसमें फोर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। पहले के मास को हम डबल कर दे तो दोनों के बीच में फोर्स का क्या इफेक्ट होगा। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था उसको डबल कर देंगे तो। उसके बाद द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, थर्ड में है दोनों ऑब्जेक्ट के मास को हम डबल कर दे तब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला केस और दूसरा केस हम निकाल लेते हैं, दोनों में क्या फोर्स होगा, सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, पहले का मान लेते हैं मास m1 है, लेट मास पहला बॉडी का m1 है ना, एंड दूसरे का m2 मान लेते हैं। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस मान लीजिए बिटवीन दैम इज d। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d मान लिया। ठीक है, मतलब ये m1 मास का ऑब्जेक्ट है, ये m2 मास का ऑब्जेक्ट है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। तो इसके बीच में आपको पता है फोर्स कितना लगेगा, F1 पता होगा आपको, G m1 m2 अपन दोनों के बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर मतलब d स्क्वायर। तो ये मेरे पास दोनों के बीच में फोर्स निकल जाएगा। ठीक, ये तो मेरा फोर्स हो गया दोनों के बीच का। अब आप एक बात समझिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, किसी एक का मास को आप डबल कर लीजिए। तो हम यहाँ पे पहला वाला का मास डबल करते हैं, तो यहाँ पे m1 था तो इसको हम 2m1 कर लेते हैं। डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, और दूसरे का मास भी वही रहेगा, m2 रहेगा, डिस्टेंस d रहेगा। तो F2 क्या निकलेगा बताइए, G m1 मतलब 2m1 होगा इंटू m2, ये m2 होगा अपन d स्क्वायर। ठीक है,
अब इसको निकाल लीजिए, F2 इक्वल टू आएगा मेरे पास 2 इंटू जी M1 M2 अपन का डी स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये मेरे पास हो गया दैट इज इक्वेशन, ये हो गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन था ये मेरे पास, इसको फर्स्ट हम बोल देते हैं, और ये मेरे पास सेकेंड हो गया। अब आप इन दोनों को देखिए, इनका वैल्यू क्या, इनका वैल्यू जो एफ है ना, इनका वैल्यू क्या एफ है, यहाँ से देख लीजिए, या इनको डिवाइड भी करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इनका सिंपल से वैल्यू देखिए, F1 का जी M1 M2 अपन आर डी स्क्वायर, जी M1 M2 अपन डी स्क्वायर वैल्यू F1 है, तो इसकी जगह आप उठा के F1 डाल दीजिए, बात खत्म। तो क्या होगा मेरे पास F2 इक्वल टू क्या होगा 2F1। ठीक है, तो F1 की जगह क्या होगा, देखिए पहला जो फोर्स था उसका दुगुना हो गया फोर्स, है ना, तो दूसरा जो फोर्स होगा क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। मतलब पहले का जो फोर्स था F1 उससे कितना हो गया, दूसरा वाला फोर्स ट्वाइस हो गया। तो हम ये बोलेंगे कि दूसरा जो फोर्स होगा ना, तो इनके बीच में फोर्स क्या होगा, मास अगर डबल हो गया तो फोर्स भी क्या हो गया, डबल हो गया, तो फोर्स विल बी ट्वाइस। तो पहले का आंसर क्या होगा, फोर्स विल बी ट्वाइस बिटवीन देम इज ट्वाइस, दुगुना हो जाएगा। और एक बात और समझ लीजिए आप कि सिंपल सा आपको क्या बोले, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 होता था और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होता था। तो जैसे जैसे m बढ़ेगा वैसे वैसे f बढ़ेगा। इट मींस व्हाट, अगर m ट्वाइस होता है तो f भी ट्वाइस होगा, m थ्राइस होता है तो f भी थ्राइस होगा, है ना। ये बात आप समझ लीजिए, ये जितना बढ़ेगा ना ये भी उतना बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आता है। ठीक है ये ओके। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज डबल, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था अब उसको हम डबल करेंगे, मतलब सब कुछ वही रहेगा, अब d को डबल कर देंगे, 2d कर देंगे। तो देखिए अब क्या होगा मेरे पास, इसका हम रिजल्ट लाते हैं। ओके, तो अब देखिए मेरे पास हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज डबल कर लेते हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डबल करते हैं। तो डबल करेंगे तो क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे देखिए, एंड ये मास मेरे पास M1 ही रहेगा, दूसरे वाला का मास M2 ही रहेगा जैसा था, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने d माना, अब 2d हो गया। अब बताइए इनके बीच में फोर्स कितना होगा, F2 कितना होगा, जी M1 ये, M2 ये रहा, अपन आर स्क्वायर मतलब 2d के स्क्वायर, 2d का स्क्वायर मतलब कितना होगा, ये देख लीजिए, ये F2 होगा आपको जी M1 M2 अपन 4d स्क्वायर, 4d स्क्वायर। अब ये बताइए इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू F1 के बराबर है, ये पूरा F1 के बराबर है, तो इसके जगह हम F1 रखते हैं। तो देयरफॉर F2 इक्वल टू कितना होगा, F1 बाय नीचे में 4 भी है 4, तो F1 बाय 4 का मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस दुगुना हुआ तो फोर्स 1/4 तो घट गया है ना, फोर्स 1/4 हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, डिस्टेंस अगर डबल होगा तो फोर्स क्या होगा, 4 टाइम डिक्रीज होगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, फोर्स विल बी 1/4, ठीक है, देन दैट ऑफ ओरिजिनल। मतलब ओरिजिनल फोर्स जो भी था कि F1 इसका 1/4 हो गया यहाँ पे दूसरा फोर्स। ठीक है, डिस्टेंस को हमने जब भी बढ़ाया तो यहाँ पे हमको क्या मिला कि जो फोर्स था ना ये 1/4 हो गया। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। उसके बाद आगे हम देखते हैं सी में क्या है कि द मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल। अब दोनों के मास को हम डबल करेंगे और डिस्टेंस जो है वही रहेगा, फिर देखेंगे हम क्या इफेक्ट पड़ रहा है फोर्स पे, तो देखिए वो भी हम देख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये जो मास जो है ना इसका 2m1 हो गया, और दूसरे का मास जो था यहाँ पे डिस्टेंस तो d था। ठीक है, और दूसरे वाला का मास जो था ये 2m2 कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है मास थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि दोगुना होगा, ऐसा समझ लीजिए आप, दोगुना होगा। ठीक है, तो इसमें जो निकालेंगे F2 कितना होगा मेरे पास, जी M1 का वैल्यू है टोटल 2m1 इंटू ये 2m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो देखिए आप इसको F2 को लिख सकते हैं क्या, ये पूरा वैल्यू G इंटू 2 इंटू 2 4, 4 को बाहर निकाल लीजिए यहाँ पे, है ना, और G इंटू M1 इंटू M2 नीचे में डी स्क्वायर, और फिर आपको ये वैल्यू मिलेगा, आपको इसका मतलब मिलेगा ये मिलेगा आपको F1, दिस इज F1 पुट कीजिए यहाँ पे, तो F2 इक्वल टू मिलेगा आपको 4 टाइम्स
F1। तो मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको दोनों का मास दुगुना किए तो उसका जो प्रोडक्ट मिला है ना F2 4 F1 के बराबर हो गया। तो ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। तो ये जो है ना मेरे पास F1 इक्वल टू ये F2 इक्वल टू 4 F1 हो गया, ठीक है। दिस इज व्हाट आई रिक्वायर्ड। तो फोर्स क्या होगा यहाँ पे 4 टाइम बढ़ जाएगा ना, फोर्स विल बी 4 टाइम्स इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये 4 गुना फोर्स बढ़ जाएगा दोनों के मास को। वैसे भी आप कह सकते हैं ये भी दुगुना हो गया, ये भी दुगुना हो गया, 2 गुना तो 4 हो जाएगा है ना, तो फोर्स 4 हो जाएगा। इस टाइप से भी आप समझ सकते हैं ना। तो ये आपको इसका पूरा आंसर था, ये आप समझ में आ गया होगा कि ये फोर्स क्या होगा, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड विद द वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड। मतलब एक बॉल को फेंका गया ऊपर की ओर, स्पीड हो गया इसका 49 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, u हो गया आपको 49 मीटर पर सेकंड। जिस वेलोसिटी से बॉल को थ्रो किया जाता है ना वो इनिशियल होता है, तो यहाँ पे u हो गया आपको 49 मीटर पर सेकंड, u हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको v हो गया फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ऊपर चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा तो एक जगह रुक जाएगा जाके बॉल, है ना। अब जी इस पे नीचे की ओर लग रहा है तो इसको रुकना ही है ना। ओके ओके, तो आपको पूछा गया है पहला कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा h, ये आपको नहीं पता, तो ये हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला, ठीक है। देखिए b पता है, u पता है, h निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, a भी पता है आपको, एक्सेलरेशन क्या है आपको पता है ना, -9.8 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि देखिए बॉडी ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी इसका ऊपर है, ठीक है, और जी नीचे लग रहा है, तो दोनों में उल्टा है ना। इसको पॉजिटिव मानते हैं, नेगेटिव हो गया, इसलिए हम जी नेगेटिव लेंगे। तो इससे पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि जब बॉडी को आप ऊपर फेंकिएगा तो जी नेगेटिव लीजिएगा, और बॉडी अगर नीचे आएगा तो जी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये बात हम आपको पहले भी डिस्कस कर दिए थे इसमें फॉर्मूला में। तो अब देखिए हमको क्या करना है, एच निकालना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यूज कर लेते हैं, हमको s निकल जाएगा, v पता है u पता है, बाकी तो निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, v का कितना 0, 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 49 का स्क्वायर प्लस 2s, 2 इंटू a कितना है -98.8, 9 के बराबर, इंटू s कितना है पता नहीं, ये तो निकालना हमको है ना। तो अब ये देखिए इधर आएगा 49 का स्क्वायर, तो 49 इंटू 49 माइनस में आएगा, इधर प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में, ये 49 होगा। ओके, इक्वल टू आपको यहाँ पे आएगा माइनस में ये 2 इंटू 9.8 इंटू एस। अब इसको आप नीचे भेज दीजिए, तो नीचे भेजने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आप ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। अब आप इसको कैंसिल कीजिएगा, दैट इज एस। तो काटने के बाद आपको क्या होगा, आप पॉइंट ड्रॉ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप 14 से कटेगा 1470, ठीक है। और ये 7 2 जा 14 और 7 10, आप कर सकता है 2 से 2 5 जाते हैं, है ना, काट लीजिए। ओके, तो 49 ये 49 इंटू 5 बाई 2, देयरफॉर एस आपको आएगा 49 इंटू 5 बाई 2, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई करके फिर 5 2 से डिवाइड करना है, तो ये कितना आता है देख लेते हैं करके। ये अप्रोक्स आ जाएगा आपको बाई 2, है ना, ये आ जाएगा आपको। तो ये 2 से डिवाइड करने के बाद कितना का 12, ठीक है, और 2.50, तो 122.50 मीटर, ये इसका मैक्सिमम हाइट होगा। इतना डिस्टेंस ये कवर करेगा, उसके बाद ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका, अब दूसरा देखिए टोटल टाइम कितना होगा, वो हम कैसे निकालते हैं टोटल टाइम। ओके, तो b हो गया मेरे पास, u हो गया, a हो गया। अच्छा मेरे पास जो है यहाँ पे निकालना था टोटल टाइम, t क्या होगा,
तो आपको पता है फॉर्मूला टी वाला क्या होता है, टी इक्वल टू डी माइनस यू अपन ए, है ना, ये तो फॉर्मूला होता है और हमको ये सारी चीज पता है, डी यू ए पता है, टी निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर टी इक्वल टू आएगा मेरे पास v कितना है 0 माइनस u कितना है 49 अपन माइनस का 9.8, तो ये कितना होगा 49 माइनस में और डिवाइडेड बाय 9.8, ये तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 0, चार्ज कैंसिल कर सकते हैं और ये 5 टाइम में कट जाएगा ना, तो देयरफॉर आपको t इक्वल टू आएगा 5 सेकेंड। लेकिन आपको ये नहीं पूछा, आपको ये पूछा है टोटल टाइम टू रिटर्न ऑन सरफेस, तो जाने और आने में कितना टोटल टाइम लगा, तो जाने में 5 सेकंड लगा और आने में 5 सेकंड लगा होगा। मतलब क्या हुआ कि यहां से ये चला तो इसका वेलोसिटी 0 होने पर 5 सेकंड लगा, फिर 0 से यहां तक आएगा, ठीक है, तब भी 5 सेकंड लगेगा, ठीक है, तो क्या होगा टोटल टाइम लगेगा आपको इक्वल टू 5 इंटू 2 इट मीन 10 सेकेंड, तो ये हो गया आपको टोटल टाइम 10 सेकेंड, ये आंसर होगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस 122.5 और टोटल टाइम 10 सेकेंड इसको लगेगा। तो ये अच्छा, अब कभी पूछते इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता आपको गया और फिर आया, जगह पे ही आ गया है ना, तो 0 हो जाता, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट। इस टाइप से सवाल में कुछ भी पूछ दे तो आप लोग समझिए पहले क्या कह रहा है ना सवाल को, और उसके बाद आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। देखिए मेरे पास सवाल दे रखा, a piece of stone is thrown vertically upward, it reaches the maximum height in 3 seconds. If the acceleration of the stone is 9.8 meter per second squared towards the ground, calculate the initial velocity of the stone. इसका मतलब क्या हुआ समझिए, एक स्टोन है, ठीक है, ये फेंका गया ऊपर की ओर, 3 सेकंड में अपना ये मैक्सिमम हाइट पे चला जाता है, इनके बीच में टाइम लिया ये 3 सेकंड, ठीक, और इसका जो एक्सेलरेशन है ग्राउंड की तरफ माइनस g इट मींस माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड, नीचे की ओर बॉडी ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे, इसलिए हमने नेगेटिव लिया इसको। पूछा कि हमको कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी, u क्या होगा, यहाँ v सॉरी v तो यहाँ पता हमको v0 होगा क्योंकि यहाँ जाने के बाद रुक गया होगा बॉडी, तो v0। अब तो आसान आप बना सकते हैं क्या, तो आपको पता है क्या होगा, ये v पता है, ये v पता है, u पता करना है, a पता है माइनस g मतलब माइनस 9.8 के बराबर है, और टाइम पता 3 सेकेंड। तो हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, क्या होगा v इक्वल टू यू प्लस एटी, या फिर आपको पता है कि v इक्वल टू यू प्लस एटी फाइंड करना है, तो v हो गया 0, u पता करना है, a माइनस का 9.8, टाइम है आपको 3 सेकेंड, ओके, तो u इधर लाइए माइनस में, माइनस u इक्वल टू उसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 29.4 नेगेटिव में कट गया, देयरफॉर u इक्वल टू होगा 29.4 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया बॉडी, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल के देखिए दो क्वेश्चन है, दोनों एस्टेंस का है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स अपॉन अ बॉडी whose weight is 9.8 newton, then what is the mass of the body and how much its acceleration, जी रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए पहला वाला हम सॉल्व करते हैं, है ना, तब दूसरा सॉल्व करेंगे, फर्स्ट का सॉल्यूशन लगाते हैं हम लोग। दे रखा, देखिए फोर्स दे रखा 20 न्यूटन, काम कर रहा है, तो पहले हम इसको मास निकाल, इसका मास जानेंगे तभी तो हम फोर्स का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं फोर्स से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका मास निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमको वेट दे रखा, वेट क्या है 9.8 न्यूटन। आपको पता है वेट का फॉर्मूला W इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी, इससे पहले बता चुके हैं। वेट क्या, फोर्स, फोर्स क्या होता है m इंटू जी, इससे पहले हम बता चुके हैं कुछ देर पहले। वेट और मास में जब हम डेफिनेशन ये डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे आता है, देखिए आप समझ लीजिए कैसे आता। आपको पता होगा कि यहाँ पे, ठीक है, F होता है G m1 m2 अपन r स्क्वायर, ये होता है, ठीक, और इसी को F को ही बोलते हैं mg,
तो mg होता है आपको m1g दैट इज इक्वल टू g m1 m2 अपन r स्क्वायर। ठीक है, तो आप अगर चाहे तो यहाँ पे इसको कह सकते हो वेट, g m1 m2 अपन r स्क्वायर वेट होता है। और अगर आप इसको कैंसिल कर दे ना ये m1 से m1, तो g आपको आएगा g इक्वल टू g m1 सॉरी g m2 अपन r स्क्वायर। m2 क्या है, मास ऑफ अर्थ, ये तो मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो कैंसिल हो गया, तो g हो गया आपको ये। और फोर्स किस फोर्स से अर्थ खींचा जाता है, इस फोर्स से, यहाँ से मास से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, फोर्स निकल जाता है। और ये फोर्स होता है वेट होता है बॉडी का, और ये वेट होता है दैट इज mg के बराबर होता है। ठीक है, ये mg है, ठीक है, तो mg होता है वेट के बराबर। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे दे रखा है g का वैल्यू लेने के लिए 9.8 लेना है, तो w का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 9.8, तो 9.8 इक्वल टू m इंटू जी का वैल्यू लेंगे 9.8, तो मास आपको यहाँ से कैंसिल हो जाएगा इधर आके, तो मास होगा आपको 1 kg, तो बॉडी का मास 1 kg हो गया। अब आपको पूछा गया फोर्स 20 न्यूटन एक्ट कर रहा है उस पर, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ए इक्वल टू क्या होता है आपको पता है F/m, या फिर आपको पता है F इक्वल टू ma होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से, F इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, आपको पता होगा पिछले चैप्टर में ही पढ़ाए थे। तो यहाँ पे F का वैल्यू 20 है, m कितना 1, a कितना है a निकालना है, तो a कितना होगा आपको a इंटू 1 a हो गया 20, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा आपको दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज आंसर। तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा पहला का। अब सेकेंड को सॉल्व करके देखते हैं सेकेंड में क्या क्वेश्चन है। सेकेंड में तो देखिए सेकेंड में क्वेश्चन है अ स्टोन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड हैज ग्रेविटेशनल फोर्स 20 न्यूटन, मतलब इसमें F दे रखा है कितना है 20 न्यूटन है ना, सेकेंड में भी ऐसा है। व्हाट इज द वेट ऑफ दिस स्टोन, इसका वेट क्या होगा, और यहाँ पे g का वैल्यू बोला आपको 10 लेने के लिए, 10 ले लीजिए। ठीक, ठीक है, वेट क्या होता है, सिंपल सा बात, वेट वही होता है जो फोर्स होता है ग्रेविटेशन। ठीक है, अभी आपको पता है ना F जो होता है g m1 m2 अपन r स्क्वायर, और यही होता है F दैट इज mg, और mg होता है वेट दैट इज इक्वल टू g m1 m2 अपन r स्क्वायर। तो इसमें सिंपल सा बात है, ठीक है, कि जो एक स्टोन है ग्राउंड पे है, ठीक है, और इसमें इतना न्यूटन का वेट काम कर रहा है, तो क्या होगा, इसका वेट क्या हो जाएगा स्टोन का 20 न्यूटन, तो वेट हो जाएगा दैट इज 20 न्यूटन, जो फोर्स है वही वेट हो जाएगा। अब अगर आप इसको मास पूछता है इसके बारे में ना, अब इसका मास पूछ देता आपको, तो मास कैसे निकालते हैं, mg सॉरी मास होता है आपको फोर्स अपन एक्सेलरेशन, तो फोर्स कितना 20, एक्सेलरेशन कितना 10, ये g का वैल्यू, तो आपको आएगा 2 kg, तो मास बॉडी का 2 kg हो जाता। वैसे मास पूछा नहीं गया, आपसे पूछा गया वेट, तो जो फोर्स है ग्रेविटेशन का वही वेट होगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 न्यूटन।